चलिए शांत हो जाइए, अब बिल्कुल शांत। जेनेटिक्स चैप्टर हम लोग पढ़े और जेनेटिक्स के जो भी पहलू थे और खासकर जेनेटिक्स में मेंडल के जो दो नियम हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसी पर आधारित है सारे कॉन्सेप्ट। जितने भी आनुवंशिकता के नियम हैं, और कुल 4 नियम है, वे चारों नियम मेंडल के 2 प्रयोग पर आधारित थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। जेनेटिक्स जिसके अंतर्गत हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी कैसे पहुंचता है, तो वो भी हम समझे कि जीनों के माध्यम से पहुंचता है। फिर ये जीन क्या है, तो हमारे या प्रत्येक सजीवों के शरीर के कोशिकाओं में डीएनए नामक एक अणु होते हैं जो आनुवंशिक पदार्थ कहलाते हैं। डीएनए उसी का हिस्सा है जीन। तो तमाम पहलुओं को हम लोग समझ चुके थे। उसके बाद एक टॉपिक था जिसको बोले थे कि पढ़ लेने के लिए कि आनुवंशिक रोग, जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर कुछ रोग होते हैं दोस्तों जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं। ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते जाता है उसे हम आनुवंशिक रोग कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। और जेनेटिक डिसऑर्डर को 2 भागों में बांटे थे, एक मेरिडियन यानी कि मेंडलीय विकार और दूसरा क्रोमोजोमीय विकार। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर या कुछ आनुवंशिक रोग डीएनए के संरचना या जीन में होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं, जिसे हम मेंडलीय विकार कहते हैं। अब कुछ आनुवंशिक रोग क्रोमोसोम की संख्या या फिर उसके आकार में परिवर्तन होने के कारण होता है, जिसे क्रोमोजोमीय विकार कहते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, निश्चित तौर पर आप पढ़े थे कि ना उसको? हाँ पढ़े थे, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, काफी सारे प्रश्न होंगे निश्चित तौर पर वहां पर जब आएंगे हम क्रोमोजोम वाले विकार के किसी प्रश्न पर, तो थोड़ा हम डिटेल डिस्कस करेंगे उसको। लेकिन आप पढ़े होंगे तो 2 प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर थे, तो जेनेटिक डिसऑर्डर बोले थे पढ़ लेने के लिए, पढ़ लिए थे ना। और दोस्तों अब बायोलॉजी अंतिम पायदान पर पहुंच चुका है और ये क्या चैप्टर है? 14वां चैप्टर, और 13 इसके बाद पढ़ाएंगे। भले बोल दिए तो हम भूल जाते। हाँ यानी अगला क्लास में 13 नंबर स्केलेटन सिस्टम छोड़े थे, और तो वो पढ़ा नहीं पड़ेगा, ठीक है? पढ़ा ही देंगे, कायल पढ़ा ही देंगे, टेंशन नहीं है। तो इसके बाद 13 नंबर चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, नौकरी करना है सरकारी, तो इसके लिए आपको प्रश्नों को याद करना पड़ेगा।
पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए हम क्लास में ही प्रश्नों को करवाते, नहीं तो जरूरी नहीं है कि इतने ज्यादा लेक्चर के बाद सब्जेक्ट थ्योरी को समझाने के बाद प्रश्नों पर कोई चर्चा करने की जरूरत रहती है, नहीं रहती होगी। कोई भी सेंसर मतलब अच्छी तरह से आप क्लास किए तो 80% प्लस प्रश्नों को तो आप खुद बना लेते होंगे, लेकिन फिर भी एक एक प्रश्न करवाते हैं कि ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और जिनको भी 12 तक अभी तक याद नहीं हुआ है तो समझ लीजिए कि आपको कुछ भी प्राप्ति हो जाए लेकिन सरकारी नौकरी की प्राप्ति होने वाला नहीं है, चाहे आप करोड़ों का ही कमा ले। तो सरकारी नौकरी करना है तो दोस्तों एकमात्र उपाय है बैठ कर पढ़िए, घर पर बैठ कर पढ़िए। यही काम नहीं हो पाता, अक्सर से घर पर बैठ कर पढ़ ही नहीं पाते। दिमाग ठीक है, समझने की क्षमता बहुत बेहतरीन है, लेकिन फुर्सत है ना कि बेचारा घर पर बैठेगा पढ़ेगा, और उस कारण नौकरी नहीं हो रहा है। तो अगर करना है तो अभी भी मौका है, अभी भी जब तक हम बायोलॉजी को समाप्त करें एक बार फिर से रिवाइज करके आप 12 तक के प्रश्नों को याद कर लीजिए। कुछ लोग बायोलॉजी अलग अलग थोड़ा आगे के चैप्टर से स्टार्ट किए, तो जो जहां से पढ़ना स्टार्ट किए हैं उस चैप्टर के प्रत्येक प्रश्नों को करना अनिवार्य है, क्योंकि जो याद नहीं होगा वही परीक्षा में आएगा। इसीलिए एक भी छोड़िएगा तो दिक्कत है दोस्तों। तो आइए जेनेटिक्स के प्रश्नों को करते हैं। आप लोग खुद प्रश्नों को बनाए थे कि नहीं, बना था कि नहीं? बिल्कुल। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रोमोजोम शब्द, वाल्डेयर ने क्रोमोजोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्डेयर ने किया था। बिल्कुल सही है दोस्तों। क्रोमोजोम का खोज हॉफमिस्टर ने किया था और उसका नामकरण क्रोमोजोम वाल्डेयर ने किया था। सही है ये कथन। जीन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम जोहानसन के द्वारा किया गया था। बिल्कुल ये भी सही है। और जोहानसन ने मेंडल जो इस्तेमाल किए थे फैक्टर, मेंडल के फैक्टर शब्द को ही जोहानसन ने क्या नाम दिया जी, तो यह भी कथन सही है। आनुवंशिकी शब्द W.S. सटन ने नहीं जब बल्कि बेटसन ने दिया। ठीक है, आनुवंशिकी ये जो जेनेटिक्स शब्द है, जेनेटिक्स शब्द साइंटिस्ट बेटसन के द्वारा दिया गया है, बेटसन के द्वारा दिया गया है, सटन के द्वारा नहीं दिया गया है दोस्तों, बेटसन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्या है, सॉरी ये कथन आपका क्या है, गलत है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 सत्य है, 3 असत्य है, क्योंकि जेनेटिक्स शब्द का इस्तेमाल पहली बार बेटसन के द्वारा किया गया। हालांकि जेनेटिक्स के पिता मेंडल कहलाते हैं, लेकिन यह शब्द देने वाले व्यक्ति बेटसन है। पहला में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, निम्नलिखित में किस प्रकार के गुणसूत्र की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के भी अक्षर के समान होती है? तो मेटासेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक। एल अक्षर के समान किसका होता है? सब मेटासेंट्रिक एल अक्षर के समान होता है। सब मेटासेंट्रिक किसके समान? एल अक्षर के समान। टेलोसेंट्रिक किसके समान? क्षर के समान। टेलोसेंट्रिक किसके समान? क्षर के समान होता है। और एक्रोसेंट्रिक मतलब ऐसी गुणसूत्र जिसमें केवल कितनी भुजाएं हो? एक भुजाएं हो। एक्रोसेंट्रिक की आकृति अगर देखिएगा तो रॉड के समान होता है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि एक्रोसेंट्रिक वो गुणसूत्र है जिसमें भुजाओं की संख्या मात्र कितनी है? एक है, बाकी इन तीनों में 2-2 भुजाएं होते हैं। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम की आकृति भी होती है और इस क्रोमोजोम के दोनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। सब मेटासेंट्रिक एल अक्षर का होता है जिसका एक भुजा बड़ा और एक भुजा हल्का छोटा होता है। टेलोसेंट्रिक की आकृति रॉड के समान होता है, इसका एक भुजा बहुत बड़ा और दूसरा भुजा बहुत, और एक्रोसेंट्रिक भी रॉड के ही समान होते हैं, लेकिन ऐसा इसमें एक ही भुजा होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा कथन गुणसूत्र के संबंध में सही नहीं है? गुणसूत्र का निर्माण कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में स्थित क्रोमेटिन जालिका द्वारा होता है। बिल्कुल ये सही है।
पादप कोशिका का गुणसूत्र जंतु कोशिका से ज्यादा बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। किसी भी जाति में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है, बिल्कुल जैसे मानव में निश्चित है तैसे जोड़ा होगा। तो गलत कौन होगा? डी होगा, क्योंकि एबीसी सही है। किसी भी जीव में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा एक से अधिक होता है। ऐसा नहीं है, कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कितना है? एक है, और वह जीव बैक्टीरिया है। ऐसे सभी एक कोश के जीव जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या मात्र कितनी होती है? एक होती है। तो किसी भी जीव में गुणसूत्र की संख्या हमेशा एक से अधिक होता है, ऐसा नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से निर्मित जो भी जीव है वह एक ही गुणसूत्र वाले हैं। यूकैरियोटिक कोशिका की जब बात करिएगा तो यूकैरियोटिक कोशिका से निर्मित सजीवों में हमेशा एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आपका डी नंबर गलत है। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, गुणसूत्र के दोनों सिरे कभी भी आपस में नहीं मिल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। गुणसूत्र की आकृति छड़ के समान होती है, इसके दोनों भुजा आपस में कभी नहीं मिल सकते, बिल्कुल ये सही है। गुणसूत्र कारणवश अगर टूट जाए तो वह पुनः जुट जाता, नहीं वह पुनः नहीं जुट पाता है दोस्तों। कभी गुणसूत्र अगर बीच से टूट गया तो वह पुनः नहीं जुटेगा। तो इस तरह से सही क्या है? केवल। और यहां पर दिया ही लगता वो लाइन छूट गया है। तो कथन 2 है, एक सही है, एक गलत है। इस बात को आप समझ लिए हैं कि नहीं समझ लिए? कोई दिक्कत नहीं ना? गुणसूत्र के किस हिस्से में सेंट्रोमियर रहते हैं? तो किस हिस्से में? प्राथमिक संकुचन में, ठीक है। 3 संकुचन होते हैं, प्राथमिक संकुचन, द्वितीयक संकुचन फर्स्ट और द्वितीयक संकुचन सेकेंड। तो उसमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र की वे संरचनाएं हैं जो गुणसूत्र को 2 भुजाओं में बांटती है। और यह सेंट्रोमियर हमेशा कहां पर रहते हैं? प्राथमिक संकुचन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पर रहते हैं और कहीं पर नहीं रहते दोस्तों। गुणसूत्र के दोनों अंतिम सिरे को क्या कहते हैं? टेलोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलोमियर। गुणसूत्र के भीतर धागों के समान जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद के भाग को क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। सारा कुछ समझाए हुए हैं। निम्नलिखित में किस कोशिका में अगुणित यानी कि जोड़ा में गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो केवल किस में? जनन कोशिका में। जनन कोशिका 2 है, स्पर्म और ओवा। स्पर्म और ओवा जिसमें गुणसूत्र हैप्लॉइड होते हैं अर्थात जोड़े में नहीं होते हैं। जनन कोशिका के अतिरिक्त जो भी कोशिकाएं हैं उनमें गुणसूत्र डिप्लॉइड होते हैं, मतलब गुणित होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 1 होती है, बिल्कुल अभी तुरंत हम बताए थे। यूकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 1 से अधिक होती है, यह भी सही है। तो दोनों ही कथन हमारा क्या है? सही है। दोनों ही कथन हमारा क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 1 होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका से निर्मित कौन है? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया। तो प्रश्न कभी ये भी आ सकते हैं कि जीवाणुओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 1 है। क्यों? तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? किसी भी जाति में पाए जाने वाले सभी गुणसूत्र आकार में समान होते हैं। किसी भी जाति में पाए जाने वाले सभी गुणसूत्र आकार में समान होते हैं? बिल्कुल नहीं। हम खुद एक्स और वाई क्रोमोसोम, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोले थे, उनमें एक्स बड़ा था, वाई क्या था? तो खुद एग्जाम्पल हम देख चुके। मानव में 46 जोड़े क्रोमोसोम है, सारे एक समान नहीं है। 23 जोड़ा क्रोमोसोम है, सारे एक समान नहीं है। तो यह कथन आपका क्या है? गलत है। किसी भी जाति में पाए जाने वाले प्रत्येक गुणसूत्रों पर जीनों की संख्या समान होती है, ऐसा भी नहीं है। तो किसी पर अधिक हो सकता है, किसी पर कम हो सकता है। मेंडल जब अपना प्रयोग कर रहे थे तब गुणसूत्र की खोज नहीं हुई थी, यह सही है, बिल्कुल सही है। तो मेंडल ने जब अपना प्रयोग करे तब ना तो गुणसूत्र की खोज हुई थी ना जीन की खोज हुई थी। गुणसूत्र केवल जनन कोशिका में पाए जाते, कायिक कोशिका में इसका अभाव होता है। बिल्कुल गलत है। जनन कोशिका और कायिक कोशिका में अंतर यह है कि जनन कोशिका में आधा, कायिक कोशिका में
पूरा पाया जाता है। लेकिन दोनों कोशिका में प्रत्येक कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो सही केवल कौन है? हाँ, किसी भी जाति में पाए जाने वाले प्रत्येक गुणसूत्र पर जीनों की संख्या समान नहीं होती है। अब आदमी के गुणसूत्र पर जितना जीन है उतना एक चूहे के गुणसूत्र पर भी होगा? नहीं होगा। प्रत्येक जातियों के गुणसूत्र पर जीनों की संख्या अलग अलग होता है। और मानव की बात करिएगा तो मानव के एक गुणसूत्र पर औसतन 3000 जीन होते हैं। किसी भी प्राणी के गुणसूत्र के एक सेट में पाए जाने वाले जीनों के समूह को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। तो ये पारिभाषिक शब्द है, इसको याद रखना है कि गुणसूत्र के एक सेट मतलब एक जोड़े पर पाए जाने वाले जीनों के समूह को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने न्यूक्लिक अम्ल को केंद्रक से अलग करके उसका नाम न्यूक्लिन रखा था? जॉन फ्रेडरिक मीसर। अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने साबित किया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो न्यूक्लिक अम्ल खासकर डीएनए को, या यहां पर यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने डीएनए को केंद्रक से अलग करके उसे न्यूक्लिक नाम दिया? तो इसका भी आंसर क्या होगा? जॉन फ्रेडरिक मीसर होगा। कौन सा प्यूरिन नाइट्रोजन बेस नहीं है? एडेनिन ग्वानिन तो प्यूरिन है। साइटोसिन आपका है? नहीं है। साइटोसिन आपका नहीं है। साइटोसिन पिरिमिडिन। नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहले प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन और पिरिमिडिन के अंतर्गत साइटोसिन और थायमिन। साइटोसिन और थायमिन पिरिमिडिन है, जबकि एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन है। और वैसे पिरिमिडिन के अंतर्गत यूरेसिल भी आते हैं। कौन आते हैं? यूरेसिल। हालांकि डीएनए में नहीं रहता, किसमें रहता है? आरएनए में। तो एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन है, साइटोसिन थायमिन और यूरेसिल पिरिमिडिन है। साइटोसिन थायमिन और यूरेसिल क्या है? पिरिमिडिन है। निम्नलिखित में कौन पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस है? तीनों। ठीक है, थायमिन साइटोसिन और यूरेसिल क्या है? पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस है। हालांकि यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाता है या डीएनए में नहीं पाया जाता है, लेकिन आरएनए का जो यूरेसिल है यह भी एक प्रकार का पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? मानव सही है। ड्रोसोफिला। आलू गलत है। गलत कौन है? आलू में 48 होता है। आलू में 52 नहीं होता है। कितना होता है? 48 होता है। तो ये सब कोई दिमाग वाला प्रश्न नहीं है, रट्टा मार प्रश्न है। रटना है इसको। कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मटर के पौधा में गुणसूत्र की संख्या 7 जोड़ी यानी 7 दूनी। निम्नलिखित में किसे आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है? डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, जबकि जीन आनुवंशिक इकाई है। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ इसलिए कहा जाता है कि यह अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम है। बिल्कुल, इसकी संरचना और रासायनिक संगठन स्थिर बना रहता है। इसमें उत्परिवर्तन की संभावना, ये सभी कारण है। एक आनुवंशिक पदार्थ में 4 गुणों का समावेश होनी चाहिए, और वो चारों गुणों का समावेश डीएनए में है, इसलिए डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। नेक्स्ट, जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक के द्वारा प्रतिपादित किए गए डबल हेलिक्स मॉडल और डीएनए के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? डीएनए अणु में 2 पूरक पॉलीन्यूक्लियोटाइड सर्पिल रूप से डबल हेलिक्स मॉडल बनाते, सही है। मतलब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड इस तरह से सर्पिल रूप से डीएनए बनाता, सही है। डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना में एक पूर्ण घुमाव 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, बिल्कुल सही है। यानी सभी कथन सही है। यहाँ कह रहा है कि व्यास यानी कि यहां से यहां तक की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होता है, तो ये भी सही है। तीनों कथन आपका डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के संदर्भ में क्या है? सही है। तीनों कथन क्या है? सही है।
कोशिका में किस प्रकार के आरएनए की संख्या सर्वाधिक होती है? आरएनए। 80 से 85% आरएनए जो है वो आरएनए, सबसे कम एमआरएनए, सबसे कम, सबसे ज्यादा। निम्नलिखित में किसे आनुवंशिक इकाई कहा जाता है? किसको कहा जाता है आनुवंशिक इकाई? जीन को कहा जाता है। आनुवंशिक इकाई कौन है? जीन है। आनुवंशिक पदार्थ कौन है? आनुवंशिक पदार्थ कौन है? अगला क्वेश्चन, एमआरएनए का निर्माण कहां होता है? एमआरएनए मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है दोस्तों केंद्रक में होता है। कहां होता है? केंद्रक में होता है। मैसेंजर आरएनए का निर्माण कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है, जो न्यूक्लियस के सूचनाओं को बाहर कोशिका द्रव में फैलाता है। प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल को सक्रिय करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एटीपी की जरूरत होती है। प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो एसिड को एक्टिव करने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। एटीपी एक प्रकार का मानव के शरीर या सभी सजीवों के शरीर के ऊर्जा का स्रोत मुख्य रूप से कौन है? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? बीटल और टेटम में। जीन गुणों को एक पीढ़ी से दो पीढ़ी दूसरे पीढ़ी कैसे ले जाते हैं, इसी के संदर्भ में यह सिद्धांत। जीन गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे ले जाते हैं, इसी के संदर्भ में है यह सिद्धांत। और यह सिद्धांत कहता है कि एक जीन एंजाइम पैदा करता है और एंजाइम के द्वारा ही गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जाते हैं। अर्थात बीटल एवं टैटम का कहना है कि जीन अपना काम एंजाइमों के मदद से करते। सर्वप्रथम किसके प्रयोग से यह प्रमाणित हुआ कि जीन गुणसूत्र के ही अंश है? हाँ, टी.एच. बोबेरी और डब्ल्यू.एस. सटन के प्रयोगों से यह प्रमाणित हुआ था कि जीन गुणसूत्र के ही अंश है। ठीक है, टी.एच. बोबेरी और डब्ल्यू.एस. सटन। जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उसे ट्रांसपोसोन्स जीन्स कहते हैं। एक पारिभाषिक शब्द है। और स्थान बदलने का मतलब क्या है कि एक गुणसूत्र का जीन दूसरे गुणसूत्र पर चला गया, दूसरे गुणसूत्र का जीन किसी और गुणसूत्र पर चला गया, यह हुआ है स्थान परिवर्तन। और इस ऐसे जीन जो अपना स्थान परिवर्तन करते हैं उसे ट्रांसपोसोन्स जीन कहते हैं। विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? चाहे एमआरएनए से प्रोटीन बने, कोई भी आरएनए प्रोटीन बना रहा है। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। यहां एमआरएनए देना है, इसके लिए कंफ्यूज नहीं करना है। कोई भी डीएनए से कोई भी आरएनए निर्मित हो, डीएनए से डीएनए बनना रिप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से डीएनए बना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? आनुवंशिक इकाई। जीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। जीन डीएनए के बड़े अणु का खंड, बिल्कुल। जीन डीएनए के भाग है, हम पढ़ रहे हैं। सभी जीवों में वंशागत लक्षणों का निर्धारक जीन होता है, बिल्कुल सही है। एक जीन में करीब 1000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बिल्कुल यह भी सही है। एक जीन में 1000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। मनुष्य में 10,000 से 15,000 की संख्या में जीन पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। 10,000। आप जानते हैं कि मानव के एक के गुणसूत्र पर 3000 जीन है। टोटल गुणसूत्र 46 को गुना कीजिए 3000 से, कहीं ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह से आपका यह कथन क्या है? गलत है। सही कौन है? 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है। 4 सरासर गलत है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि मानव के एक गुणसूत्र पर औसतन 3000 जीन पाए जाते हैं। हालांकि किसी भी सजीव के शरीर में जितने भी जीन होते हैं सभी सक्रिय रहकर काम नहीं करते। वास्तविकता यह है कि जितने भी जीन है उसमें 10% ही सक्रिय रहते हैं। 90% जीन किसी भी तरह का कोई कार्य, अर्थात वे गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाने का कोई काम नहीं करते दोस्तों।
जीन को सिस्ट्रॉन, रिकॉन और म्यूटेन में किसने परिभाषित किया था? एस बेंजर ने परिभाषित किया था, एस बेंजर ने। मेंडल के प्रयोगों में विकसित लक्षणों की जोड़ी को, लक्षण बाहर से दिखाई पड़ेगा, उसे क्या कहते हैं? फेनोटाइप कहते हैं। विकसित लक्षणों की जोड़ी को हाँ फेनोटाइप कहते हैं, फेनोटाइप कहते हैं। लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? फेनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के कितने जोड़े? 7 जोड़े विपरीत लक्षण। और वो विपरीत लक्षण कौन कौन थे? देख के ध्यान देते ना। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम को किस वैज्ञानिक ने मान्यता दिलाई? तीनों ने मिलकर मान्यता दिलाई, हुगो डीब्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वन। इन तीनों वैज्ञानिक ने मिलकर मेंडल के प्रकाशन के 34 वर्ष बाद 1900 ईस्वी में मान्यता दिलाई थी। मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को जब सफेद फूल वाले पौधे से क्रॉस करवाया तो पहली पीढ़ी में सारा का सारा फूल क्या होगा? बैंगनी होगा। पहली पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देगा, दिखाई देगा कि नहीं? हालांकि यहां पर गुलमोहर का पौधा कहता तो कुछ और होता, लेकिन वो तो है नहीं। तो मेंडल का कहना है कि पहली पीढ़ी 2 लक्षणों के बीच जब क्रॉस होगा तो पहली पीढ़ी में दोस्तों, पहली पीढ़ी में एक ही लक्षण दिखाई देंगे, वो प्रभावी लक्षण है। अब आप कह रहा है कि बैगनी भी है सफेद भी, आप कैसे, आप कहिएगा कि कैसे समझ गए कि बैगनी ही प्रभावी है, सफेद क्यों नहीं प्रभावी होगा? तो जो पहले से क्रॉस होगा, यानी पहला जो है, यानी कि वाक्य में सबसे पहले कि किसको क्रॉस करवाए, इसीलिए कौन लक्षण प्रभावी होगा? बैगनी होगा, सफेद नहीं होगा। लाल फूल का क्रॉस जब सफेद से करवाएंगे तो प्रभावी कौन होगा? लाल होगा। तो इसीलिए यहां पर सभी बैगनी फूल वाले पौधे होंगे। F1 पीढ़ी में सभी बैगनी वाले फूल होंगे, और वहीं दूसरी पीढ़ी में पूछेगा तो बैगनी भी होगा और सफेद भी होगा, जिसका अनुपात 3:1 होगा। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया था? मटर के पौधे का चयन क्यों किया था? मटर के पौधे में अनेक प्रकार के विपरीत गुण होते हैं। बिल्कुल सही है। मटर के पौधे छोटे होते हैं जिनसे उस पर प्रयोग करना आसान है, यह भी एक कारण है। तो इनमें से सभी मटर का जीवन चक्र कुछ ही महीने में पूरा हो जाता है, जिससे अनेकों पीढ़ी का अध्ययन काफी कम समय में किया जा सकता था। इन तीनों कारणों से मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। नेक्स्ट, मेंडल को अपने प्रयोग में सफलता मिलने के क्या कारण थे? उन्होंने मटर का पौधे का चयन किया, यह तो सबसे बड़ा कारण था। मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए एक समय में केवल एक ही गुण को लिया, यह भी सही है। सांख्यिकी, यानी इसका भी आंसर आपका क्या होने वाला है? डी। लेकिन मेंडल के सफलता का सबसे बड़ा कारण, ध्यान भटक रहा है, बहुत आदमी बहुत कुछ सोच रहे हैं लगता है। हाँ, बहुत इतना गम में है, लगता है कि बाप बाप क्या हो गया। मिजाज ठीक है सबका? आइए दोस्तों, प्रश्नों को देख रहे हैं ना साहब? हाँ, बहुत लग रहा है सिर्फ प्रश्न को देख रहे हैं, ध्यान कहीं और है। ठीक है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। आइए दोस्तों 36 पर। F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मजी और प्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है। F1 पीढ़ी के संकर पौधे, F1 पीढ़ी के संकर पौधे क्या है? DT को जब समयुग्मजी और प्रभावी जनक से, किससे? और प्रभावी जनक क्या है? TT। जनक पीढ़ी में यही था, जनक पीढ़ी में बड़ा टी बड़ा टी छोटा टी, तो अप्रभावी जनक तो ये ना है, और ये हाइब्रिड है। तो कह रहा इनके बीच क्रॉस को क्या कहेंगे? इनके बीच क्रॉस को क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस का आता है। ये मेंडल के किए नहीं थे, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा? यानी हाइब्रिड को चाहे आप इससे क्रॉस करवाइए या इससे क्रॉस करवाइए, वो क्या कहलाएगा? टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। निम्नलिखित एलील के जोड़े में कौन होमोजाइगस है? यानी समान जीन को ही क्या कहते हैं? होमोजाइगस कहते हैं। समान जीन को ही क्या कहते हैं? ये समान है कि नहीं? ये भी समान है कि नहीं? लेकिन ये समान है,
तो ये हेटेरोजाइगस हो गया और ये दोनों क्या हो गया, होमोजाइगस हो गया। मेंडल के एक संकर क्रॉस का लक्षण प्रारूपी फेनोटाइप, एक संकर का ना तो 1:2:1। दुई संकर क्रॉस का जीन प्रारूप 122, 412, 121। क्लियर। मेंडल का कौन सा नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित नहीं है? कौन सा नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित नहीं है? तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोरमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोरमेंट क्या मोनोहाइब्रिड पर था? डायहाइब्रिड पर था। मोनोहाइब्रिड पर इकाई लक्षणों का नियम था, प्रभाविता का नियम था, पृथक्करण का नियम था, लेकिन ये जो स्वतंत्र विन्यास का नियम है ये तो डायहाइब्रिड क्रॉस पर था कि नहीं था? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जीवों में वंशागुणत गुणों के निर्धारक जीन है। बिल्कुल है, अरे बातचीत नहीं। जीवों में वंशागुणत गुणों का निर्धारक जीन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यह बिल्कुल सही है। जीन के माध्यम से ही विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, बिल्कुल यह भी सही है। जीन का द्विगुणन ही विभिन्नताओं का कारण है, बिल्कुल ये। जीन का द्विगुणन कब होता है? तो जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है या जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब ओवा का आधा गुणसूत्र और जब स्पर्म का आधा गुणसूत्र मिलकर के पूरा होते हैं, तब उसी समय डुप्लीकेशन ऑफ जीन होता है, जो विभिन्नताएं उत्पन्न अथवा नए गुण उत्पन्न करने के कारक बनते हैं। तो ये तीनों कथन आपका क्या है दोस्तों? सही है। तीनों का तीनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट, जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले विभिन्नता को हम क्या कहते हैं? कायिक विभिन्नता कहते हैं। जीन या फिर डीएनए या फिर क्रोमोसोम के संरचना में उत्पन्न होने वाले विभिन्नता को या तो जननिक विविधता कहते हैं या आनुवंशिक विभिन्नता कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आनुवंशिक विभिन्नता का संचरण केवल पहली पीढ़ी में होता है। गलत। कोई भी आनुवंशिक विभिन्नता उसका संचरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। कायिक विभिन्नता का संचरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, बिल्कुल इसका संचरण होता ही नहीं है, इनका संचरण होता ही। तो इस तरह कोई भी कथन आपका सत्य नहीं है। आनुवंशिक विभिन्नता केवल एक पीढ़ी नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, जबकि कायिक विभिन्नता का संचरण होता ही नहीं है। आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न होने के क्या कारण है? क्रोमोसोम पर स्थित जीन के व्यवस्था में परिवर्तन, बिल्कुल, और डीएनए के निर्माण में संलग्न नाइट्रोजन क्षार, प्यूरिन और पिरिमिडीन जो है उसके अनुक्रम में परिवर्तन, बिल्कुल, ये दोनों कारण है जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न होने का। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न होने का दोनों कारण है, ए भी है और बी भी है। नेक्स्ट, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का प्रतिपादन किसने किया था? हाँ, वाल्टर सटन और थियोडोर बाबेरी। मतलब यही वो थे, सटन और बोबेरी, जिन्होंने ये पता लगाया था कि जीन जो है वो किसके हिस्से हैं? गुणसूत्र के। जीन गुणसूत्र के हिस्से है और जीन ही पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ले जाने के लिए उत्तरदायी है। यही सिद्धांत गुणसूत्रीय सिद्धांत कहलाता है, जो वाल्टर सटन और थियोडोर बाबेरी ने। निम्न में कौन एक मेंडल के नियमों का अपवाद है? तो सब अपवाद है। मेंडल के नियम के कुल कितने अपवाद हैं? 4 अपवाद है। अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, बहुविकल्पता और सहलग्नता और संलग्नता। तो 4 अपवाद है, तो इसमें तीनों मेंडल के नियम का अपवाद है। जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से ज्यादा एलील जिम्मेदार, उसे क्या कहते हैं? बहुविकल्पता। जैसे मानव का रक्त, खरगोश के त्वचा का रंग बहुविकल्पता का उदाहरण है। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है, ये हमको भी पता नहीं चल रहा है कि कहां से क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे, बताएंगे। कहीं पर इसका आंसर बी घूम रहा है, ए घूम रहा है, तो वो अलग बात है। 48 नंबर को फिलहाल छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत ना 48 में टिक लगा दीजिए। आप भी देखिएगा, आपको भी लगेगा कहीं समझ में आ गया तो
हमको व्हाट्सएप करिएगा, हम भी देखेंगे इसको। अभी हम देख नहीं पाए ठीक से कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 49 नंबर में आइए। खासकर इतना डीप में जाकर पढ़ा रहे हैं, फिर भी एनडीए सीडीएस का कुछ क्वेश्चन इतना डीप में जाकर पूछता है कि हमें भी कभी कभी पता नहीं चलता क्या उत्तर होगा। साइंस में जो सबसे मजेदार क्वेश्चन पूछता है वो एनडीए सीडीएस। कुछ दिन बिहार पुलिस में पूछ रहा था, ठीक है, तो बिहार पुलिस में फिजिक्स केमिस्ट्री पूछता है, बायोलॉजी उतना डीप नहीं करता है। आइए 49 नंबर, मेंडल के किस आनुवंशिकता के नियम को युग्मकों के शुद्धता का नियम कहते हैं? तो पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था, इसे ही युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले थे हुगो डिब्रिज, कार्ल कोरेंस एवं इरिक वॉन शेरमार्क थे, और दोहराया तो रिजल्ट मेंडल के समान थे। तो फिर ये अपने नामों से अपना निष्कर्ष प्रकाशित नहीं किए, मेंडल के कामों का ही फिर से प्रकाशन करवाया था। तो हुगो डिब्रिज, कार्ल कोरेंस और इरिक वॉन शेरमार्क। क्लियर है? कोई दिक्कत? 50 तक देख लीजिए, 50 तक कोई दिक्कत? ऑनलाइन चल रहा है, देख लीजिए, नजर दोहरा लीजिए। चलिए, ऑनलाइन में रविकांत कुमार, केडी यादव, एक के बड़े आगे क्या 38 नंबर, एक मिनट देखे, 38 नंबर देख लेते हैं। 38, हल्ला मत करिए, 38 नंबर देख लेते हैं। मेंडल के, हाँ 38 का ए होगा दोस्तों, 38 का क्या होगा? हाँ बी जो है ना 1:2:1, ये जीन प्रारूपी अनुपात है, यानी कि जीनोटाइप है। लक्षण पर 38 का ए होगा, सुधार लीजिए, वेरी गुड, 38 का ए होगा। और कोई गलती नहीं। आइए 51 पर, हमको पता था कि 38 गड़बड़ आया है। 48 नंबर तो छोड़ ही दिया। आइए 51, जीन किसके भाग है? डीएनए के भाग है। जीन बने होते हैं किसके? सभी के। डीएनए किसके बने थे? सॉरी, डीएनए सभी के बने होते हैं, 3 मुख्य पदार्थों के बने होते हैं, आप जानते हैं, बताए थे। मोनोहाइब्रिड अनुपात, देखिए मोनोहाइब्रिड अनुपात 2 होते हैं, फेनोटाइप और, तो जीनोटाइप इसमें दिया ही नहीं है, तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा? क्योंकि मोनोहाइब्रिड में 2 अनुपात है, सॉरी 3:1 और 1:2:1, यानी 2 अनुपात था। तो मोनोहाइब्रिड अनुपात 3:1, यानी 3 लंबा और 1 बौना। तो यहां पर आपका आंसर बी होने वाला है। हालांकि पूछा नहीं है कि कौन अनुपात मांग रहा है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार मोनोहाइब्रिड का एक ही अनुपात ऑप्शन में है, और वो है आपका फेनोटाइप वाला। जीनोटाइप तो है ही नहीं कि कंफ्यूजन होगा दोस्तों। 53 का भी डायहाइब्रिड अनुपात, तो यहां पर भी आपको आंसर क्या देना पड़ेगा? ए, क्योंकि डायहाइब्रिड का 2 अनुपात में फेनोटाइप जीनोटाइप में आपका सिर्फ फेनोटाइप है, तो आंसर आपका ए होगा। इंडिपेंडेंट एसोरमेंट से तात्पर्य है एक माता पिता के लक्षणों के, एक माता पिता के, एक चीज छूट गया है, संतानों में लक्षणों का पृथक होना, यही है इंडिपेंडेंट एसोरमेंट। ठीक है, एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना, तो माता पिता का तो लक्षण पृथक होगा ही होगा क्या, लेकिन उनके संतान जो लक्षण पृथक होता है उसको हम विभिन्नताएं कहते हैं। और विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होते हैं? तो उनमें स्वतंत्र अपव्यवन का यूज होता है। स्वतंत्र अपव्यवन का मतलब क्या है कि प्रभावी गुण अप्रभावी के साथ भी मिल सकते हैं, और अप्रभावी गुण प्रभावी के साथ भी मिल सकते हैं। और जब ऐसे मिलता है जब कोई, तो उत्पन्न होते हैं विभिन्नताएं, तो इंडिपेंडेंट एसोरमेंट से तात्पर्य एक माता पिता के संतानों में लक्षणों का क्या होना? पृथक होना। और ये इसका संदर्भ सिर्फ आप मानव से नहीं लगाइएगा, किसी भी जनक पीढ़ी के संतानों में लक्षणों का पृथक होना, किसी भी
संतानों के जनक किसी भी जनक पीढ़ी के संतानों में लक्षणों में जो विभिन्नता उत्पन्न हुई है वो इंडिपेंडेंट एसोरमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट, प्रभाविता के नियम से क्या अभिप्राय है? प्रभाविता में कोई भी युग्मक किसी एक लक्षण के लिए बिल्कुल शुद्ध होता है। देखिए, प्रभाविता का है कि संकर नस्ल जैसे बड़ा टी और छोटा टी में किसी एक लक्षण का प्रभावी होना ही क्या कहलाता है? प्रभाविता के। जैसे बड़ा टी छोटा टी में प्रभावी कौन है? बड़ा टी ही दिखाई पड़ेगा, छोटा टी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो प्रभाविता का मतलब है कि जब दो लक्षणों के बीच क्रॉस होगा तो उसमें एक लक्षण प्रभावी होगा पहली पीढ़ी में और दूसरा लक्षण क्या हो जाएगा? अप्रभावी हो जाएगा। लेकिन ऐसा सिर्फ पहली पीढ़ी में होगा, अगली पीढ़ी में ऐसा होने वाला नहीं है। मेंडल के सफलता का सबसे मुख्य कारण था कि उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। और भी कई कारण थे, लेकिन सबसे मुख्य कारण था सफलता मिलने का कि उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। और जिन 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, वो 7 जोड़ी लक्षण अलग अलग गुणसूत्रों पर अवस्थित थे। और संयोग देखिए कि मटर में गुणसूत्र भी 7 जोड़े होते हैं। वंशावली विश्लेषण पिडिग्री एनालिसिस बनाने में कई प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रतीक चिन्ह में नर को किससे सूचित किया जाता है? नर को इससे, और मादा को इससे, और ये है ये जिसका लिंग पता नहीं है। हस्ते का है, इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पिडिग्री एनालिसिस बनाने में प्रतीक चिन्हों में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो वर्ग का चिन्ह है वो मेल के लिए, ये जो सर्किल का चिन्ह है मादा के लिए, और नर मादा क्लासीफाई नहीं है तब उसके लिए सी का इस्तेमाल किया जाता है। और डी जो इस्तेमाल किया जाता है इसका मतलब है इफेक्टेड। इसका मतलब वंशावली विश्लेषण जो बनाया जाता है कोई आनुवंशिक रोग की जानकारी प्राप्त करने के लिए। जैसे किसी के खानदान में हीमोफीलिया था तो आगे किनको किनको हीमोफीलिया होने की संभावना ज्यादा होगी, अगर ये जानना है तो इसी के लिए बनाया जाता है क्या? वंशावली विश्लेषण। तो वंशावली विश्लेषण में जो इफेक्टेड हो गया उसको इस तरह से दिखाया जाता है, यानी आनुवंशिक रोगों से इफेक्टेड हुआ ये। नेक्स्ट, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु कॉर्नबर्ग को नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको? कॉर्नबर्ग को। नेक्स्ट, सन 1968 में प्रयोगशाला में जेनेटिक कोड 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी डीएनए पर 1959 में जो कार्य हुआ था उसके लिए नोबेल पुरस्कार कॉर्नबर्ग को 1968 में हरगोविंद खुराना को मिला था। हरगोविंद खुराना को किस कार्य हेतु नोबेल पुरस्कार दिया? तो प्रोटीन संश्लेषण हेतु। और वो प्रोटीन संश्लेषण हेतु जो गुणसूत्र या फिर डीएनए के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। 62, निम्नलिखित में कौन सा एक आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह की सही दिशा है? डीएनए से आरएनए, आरएनए से इसी तरह सूचनाएं आगे बढ़ती है। प्रोटीन अंततः जाकर के एंजाइम बनाता है और बीटल और टैटम का मौने तो वही एंजाइम गुणों को दूसरी पीढ़ी पहुंचा देता है। आनुवंशिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकता है आनुवंशिक गुणों का और जनकों से संतानों में स्थानांतरित होने वाले पैतृक गुण का। इन सब के साथ साथ विभिन्नताओं का भी अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बेटसन ने किया था। किसने किया? बेटसन ने। पहले क्वेश्चन बताए थे। आनुवंशिकी के जनक कौन है? मेंडल है। आनुवंशिकी के जनक कौन है? मेंडल है। आनुवंशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? आनुवंशिक उत्परिवर्तन जब तीनों दिया है सर में तो आंसर क्या मारेंगे? क्योंकि क्रोमोसोम का हिस्सा क्या है? और डीएनए का हिस्सा कौन है? जीन। तो अगर आनुवंशिक उत्परिवर्तन इसके कारण भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन जब दोनों साथ हो तो आपका सटीक आंसर क्या न होगा? क्रोमोसोम होगा। क्या होगा? क्रोमोसोम होगा। नेक्स्ट, डीएनए में हुए परिवर्तन को हम सूक्ष्म उत्परिवर्तन कहते हैं ना।
क्रोमोसोम के संरचना और संख्या में होने वाले बदलाव को बृहद उत्परिवर्तन कहते हैं और डीएनए में होने वाले बदलाव को सूक्ष्म उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। मेंडल ने अपना संकरण का प्रयोग किस पर? गार्डन पी। किस पर? गार्डन पी। बागवानी में सारा प्रयोग किए थे, वह तो आपको पता ही बताए थे। मटर के पौधे, पी मतलब मटर होता है, पी मतलब मटर ना। बारबरा मैक्लिंटॉक ने मक्का के पौधे पर प्रयोग किया था। हालांकि इसका प्रयोग जेनेटिक्स से रिलेटेड था, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह मेंडल का था। मक्का। निम्नलिखित में किसके द्वारा मकई के पौधे पर संलग्नता? तो मकई के पौधे पर संलग्नता जॉन हचिंसन ने, और ड्रोसोफिला कीट पर संलग्नता का पता किसने लगाया था? मॉर्गन ने। लेकिन जॉन हचिंसन से पहले संलग्नता की खोज किसने कर ली थी? मॉर्गन ने कर ली थी। नेक्स्ट, मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता के 3 महत्वपूर्ण नियम है। पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अवयवन का नियम, प्रभाविता और प्रभाविता का नियम। ये 3 मुख्य है, यानी इकाई लक्षणों की जो वंशागति है वह मुख्य नियम नहीं है। मेंडल ने कौन सा नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है? तो स्वतंत्र अवयवन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट दोस्तों द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है, यानी डायहाइब्रिड क्रॉस पर। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन इसलिए किया कि उसका सबसे मुख्य कारण था कि उसमें विपर्यायी यानी कि विपरीत लक्षण उपस्थित थे। मेंडल के नियम का अपवाद कौन है? संलग्नता। 4 अपवाद: अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, बहुविकल्पता और, तो 4 में आपका एक ऑप्शन में है संलग्नता। तो मेंडल के नियम का यही उपवाद है। कुल कितने अपवाद हैं? 4। जब F1 पीढ़ी में फेनोटाइप जेनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 हो, तो इस प्रकार की स्थिति को हम क्या कहेंगे? जब F2 पीढ़ी में फेनोटाइप और जेनोटाइप दोनों 1:2:1 हो, यानी कि एक लंबा, इससे आप पूर्ण प्रभाविता तो नहीं कहिएगा। पूर्ण प्रभाविता तो F1 पीढ़ी में होगा, ठीक है। इसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अपूर्ण प्रभाविता कहेंगे। F2 पीढ़ी में जेनोटाइप और फेनोटाइप दोनों 1:2:1 हो, तो इस स्थिति को अपूर्ण प्रभाविता ही कहा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर की घटना केवल किस कोशिका विभाजन में? अर्धसूत्री के प्रोफेज 1 के पैकाइटिन अवस्था में। क्रॉसिंग ओवर क्रिया कब संपन्न होता है? पैकाइटिन अवस्था में, प्रोफेज 1 के पैकाइटिन अवस्था में। लाल त्वचा वाले मवेशी, तो मवेशी की बात होगी तो यहां क्या होगा? सप्रभाविता होगा। मवेशी की बात होगी तो क्या होगा? सप्रभाविता होगा। लाल फूल सफेद फूल की बात होगी तो यहां पर क्या होगा? अपूर्ण प्रभाविता। बताए थे इसको। नेक्स्ट, जीन को निम्नलिखित में किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है? जीन को 3 प्रकार से आप व्यक्त कर सकते हैं। आनुवंशिकता की इकाई भी कह सकते हैं, डीएनए के भाग भी कह सकते हैं, उत्परिवर्तन के इकाई भी कह सकते हैं। किसी भी तरह आप जीन को इन तीनों में परिभाषित कर सकते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव के 4 प्रकार के रुधिर वर्गों का निर्धारण करने के लिए 3 एलील होते हैं। बिल्कुल, IA, IB, I0। किसी एक मनुष्य में 3 एलील में 2 ही उपस्थित रहते हैं। बिल्कुल ये भी सही है, यानी दोनों कथन क्या है? 3 एलील जिम्मेदार है, लेकिन किसी एक मनुष्य में 3 में से केवल कितने होते हैं? 2 होते हैं। 3 में से केवल 2 होते हैं। वंशानुगत विशेषताएं माता पिता से उनके बच्चों में किसके माध्यम से पहुंचता है? जीन के माध्यम से पहुंचते हैं। मनुष्य में द्विगुणित डिप्लॉइड की संख्या कितना? हैप्लॉइड की संख्या 46।
जनन कोशिका में अगुणित क्रोमोसोम की संख्या 23 होता है, यानी आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया निषेचन के समय होता है। बिल्कुल सही। स्पर्म की आनुवंशिक संरचना ही होने वाले बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। यह भी सही है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया एक्स तथा वाई गुणसूत्र द्वारा निश्चित होता है। यह भी सही है। तीनों कथन आपका क्या है? मनुष्य में नर, नर मतलब एक्स, मादा मतलब एक एक्स। मादा की गुणसूत्र एक्स एक्स और नर का एक्स वाई। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन कहां पाए जाते हैं? तो जीन पाए जाते हैं क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के क्रोमेटिड पर दाने के समान बिखरे पड़े रहते हैं जीन। बताए थे ना? किस कारण एक माता पिता के सभी संतान एक समान नहीं होते हैं? मेन कारण क्या है? लेकिन वातावरण की विभिन्नता के कारण भी ऐसा हो सकता है। संकर हाइब्रिड वाला यही ना है जी? ये दोनों तो एकदम शुद्ध हो गया। हाइब्रिड आपका बड़ा टी और छोटा टी। संकर को अंग्रेजी में हाइब्रिड कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए बी आपस में सप्रभुता को दर्शाते हैं। सही है। ठीक है। ए, अगर ये वाला जीन ब्लड में है तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, क्योंकि और अगर ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, दोनों प्रभावी हो गया, तो सप्रभाविता। रुधिर जीन ए और बी दोनों ही जीन I0 पर प्रभावी होते। बिल्कुल, क्योंकि ये अप्रभावी होता है। ये भी सही है। रुधिर जीन I0 जीन IA IB के सापेक्ष अप्रभावी होता है। बिल्कुल, जो बात इसमें है वही बात घुमा के इसमें है। तीनों कथन आपका क्या है? सही है। एक समान मानव के शुक्राणु में ऑटोसोम कितना? 23 जोड़े गुणसूत्र में ऑटोसोम 22 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र में ऑटोसोम कितने? 22 जोड़े। एक सामान्य मानव के अंडाणु में भी कितना? चाहे स्पर्म की बात हो चाहे ओवा की बात हो, ऑटोसोम मात्र कितना रहेगा? 22 जोड़ा रहेगा। ऑटोसोम 22 जोड़ा। नवजात शिशु में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा? पिता के द्वारा। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस सिद्धांत पर आधारित? हेटेरोगेमेसिस का सिद्धांत, जो मेंडल के नियम के ही अनुरूप है। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ ले कि क्या हेटेरोगेमेसिस का सिद्धांत मेंडल के नियमों पर खरा उतरता है, तो बिल्कुल उतरता है। हां, उतरता है। पक्षियों में लिंग निर्धारण से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पक्षी में मानव से थोड़ा अलग होता है। पक्षियों में लिंग निर्धारण करने वाले जिम्मेवार क्रोमोसोम को जेड तथा डब्ल्यू कहा जाता है। बिल्कुल। नर पक्षी के ऑटोसोम तथा एक जोड़ी जेड जेड होता है, यानी कि पक्षी में जो क्रोमोसोम होते हैं वो डब्ल्यू और जेड। ठीक है। जेड जेड हो गया आपका मेल पक्षी। जेड जेड हो गया आपका क्या? मेल पक्षी। जेड डब्ल्यू हो गया आपका क्या? फीमेल पक्षी। और इस तरह से आपका तीनों कथन क्या है? सही है। सेम टू सेम मानव की तरह, बस मानव का XY कहते हैं, आप पक्षी का ZW कहते हैं। लेकिन थोड़ा उल्टा है कि मेल पक्षियों में मेल का एक समान होता है सेक्स क्रोमोसोम, और फीमेल का क्या होता है? अलग अलग। अब मानव में फीमेल में समान होता है, मेल में अलग होला। तो पक्षी का ठीक क्या होता है? उल्टा होता है। पक्षी का ठीक क्या होता है? पक्षी में ZZ मेल हो गया, ZW फीमेल हो गया। नेक्स्ट, क्रोमोसोम मिलने से बालक कैसे होगा? देखिए, माता में केवल X रहता है, चाहे लड़का हो लड़की, माता से कौन लिया जाएगा? X। तो अगर वो मेल है तो पिता से वो क्या लिया है? Y, यानी पुरुष का Y, स्त्री का X। डी भी, हाँ ये की बात है, ये भी सही है, सही बोले। 99, बालिका पुरुष का X और स्त्री का भी X। ठीक है। देखिए, माता से तो हमेशा X की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि उसमें दूसरा है ही नहीं। तो बालक है तो पिता से Y होगा, बालिका होगा तो पिता से ही X से होगा। निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक विकार मेंडलीय विकार के श्रेणी में नहीं आता है? सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और
टर्नर सिंड्रोम, जो भी सिंड्रोम है वो क्रोमोजोमीय विकार है, वो मेंडलीय विकार नहीं है। जो मेंडलीय विकार होते हैं वो प्रभावी भी होते हैं और अप्रभावी। मान लीजिए किसी के दादा को हीमोफीलिया है, तब उसके पुत्र में भी वो गुण आएगा, यानी दादा का पिता में भी वो गुण आ जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हीमोफीलिया आएगा, होगा, हो सकता है वो अप्रभावी भी हो जाए। तो मेंडलीय विकार वाले जितने आनुवंशिक रोग हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्रभावी ही होंगे, अप्रभावी भी हो सकते हैं, और अप्रभावी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए किसी के पीढ़ी में हीमोफीलिया, तो अगली पीढ़ी में भी हीमोफीलिया होगा, लेकिन हो सकता है वो क्या हो जाए, अप्रभावी हो जाए। यानी हीमोफीलिया जीन है लेकिन वह प्रभाव नहीं दिखा रहा है। अब फिर जरूरी नहीं कि एक पीढ़ी में वो प्रभाव नहीं दिखा रहा तो फिर अगले पीढ़ी में भी वो ऐसे करेगा, फिर अगले पीढ़ी में वो जीन प्रभावी हो सकता है। लेकिन जो क्रोमोजोलीय विकार है जिसको हम सिंड्रोम कहते हैं, ये प्रभावी ही होता है, इसका अप्रभावी होने का कोई चांस नहीं है। क्या हुआ? निम्नलिखित में कौन आनुवंशिक विकार गुणसूत्रीय विकार के उदाहरण है? नहीं है। फिनाइल कीटोन्यूरिका, फिनाइल कीटोन्यूरिका यह आपका मेंडलीय विकार है। यह क्या है आपका? ध्यान रखिएगा, क्रोमोजोमीय विकार में क्या लगा होता है? सिंड्रोम। ठीक है। निम्नलिखित में कौन लिंग संलग्न रोग है? दोनों, हीमोफीलिया भी लिंग संलग्न रोग है और ऐसे आनुवंशिक रोग जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने वाले जीन सेक्स क्रोमोजोम खास करके एक्स पर उपस्थित रहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? लिंग संलग्न रोग। ऐसे आनुवंशिक रोग जिसके जिम्मेदार जीन सेक्स क्रोमोजोम पर रहते हैं, लिंग क्रोमोजोम अर्थात एक्स या वाई पर रहते हैं, ऐसे ही आनुवंशिक रोग को क्या कहते हैं? और हीमोफीलिया और वर्धनता दोनों ही लिंग संलग्न रोग है, यानी इन दोनों का जीन किस क्रोमोजोम पर उपस्थित रहते हैं? एक्स पर, यानी एक्स गुणसूत्र वाला लिंग संलग्न रोग है। और दोनों ही रोग मुख्य रूप से मेल में प्रभावी होते हैं, फीमेल हमेशा वाहक होते हैं। निम्नलिखित में कौन अलिग्न संलग्न रोग है? ऑटोसोम यानी कि सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। मतलब इन दोनों, ये दोनों जो आनुवंशिक रोग है, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने वाले जीन सेक्स क्रोमोसोम अर्थात एक्स और वाई पर उपस्थित नहीं रहते। तो जो आनुवंशिक रोग के जीन एक्स या वाई क्रोमोसोम पर है उसे लिग्न संलग्न रोग कहते हैं, और जिस आनुवंशिक रोग के जीन एक्स वाई पर न होकर अन्य जो 22 जोड़े गुणसूत्र है उन पर स्थित हो, तब उसे हम क्या कहते हैं? अलिग्न संलग्न कहते हैं। हीमोफीलिया और वर्धनता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस लिग्न संलग्न रोग है, और सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसमें किडनी खराब होता है दोस्तों, ये दोनों ही आपका क्या है? अलिग्न संलग्न रोग है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? हीमोफीलिया तथा वर्धनता से संबंधित अभी तुरंत बताए सही है। एक्स गुणसूत्र पर स्थित लक्षणों का हस्तांतरण माता से संतानों होता, बिल्कुल। एक्स गुणसूत्र पर स्थित लक्षणों का हस्तांतरण पिता से संतानों में नहीं होता, बिल्कुल नहीं है। पिता से संतानों में नहीं होता है, केवल किसमें होता है? माता से संतानों में होता है। और सभी कथन आपका क्या है? सही है। क्या कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों तो यहां गलत लिख दिया मिस्टेक से, ये भी सही है। बोले थे सही है तो गलत हो गई, ये भी सही है। आगे, लाल हरी कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन कहां पर? एक्स गुणसूत्र पर, तो वंशागति भी वही करेगा। हीमोफीलिया वाला भी जीन किस पर? एक्स पर। दोस्तों, अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया रोग के स्त्री से होता है तो उनसे, देखिए सामान्य पुरुष हो गया एक्स वाई, सामान्य पुरुष क्या हो गया? एक्स वाई। हीमोफीलिया का वाहक ये क्या हो गया?
तो पुरुष समान है, लेकिन शादी हो गया है हीमोफीलिया रोग के वाहक से। तो ये हीमोफीलिया का जीन, ये क्या हो गया? हीमोफीलिया का जीन। अब दोस्तों हीमोफीलिया का जो जीन हुआ है, तो अगर बालक हुआ, ठीक है, तो बालक जो है माता से क्या ग्रहण करेगा? एक्स। तो माता में दो प्रकार का एक्स है, एक हीमोफीलिया वाला है, एगो बिना। तो बालक या दो हो सकता है या इस तरह का हो सकता है। बालिका होगा तो बालिका माता से क्या लेगा? एक्स या पिता से क्या लेगा? तो बालिका भी दो प्रकार का हो सकता है, एक हीमोफीलिया वाला, एक बिना हीमोफीलिया। तो बिना हीमोफीलिया जीन, हीमोफीलिया वाला एक्स बिना हीमोफीलिया लंग अप्रभावी हो जाता है। यहां पर हीमोफीलिया वाला एक्स वाई के सामने में यहां प्रभावी होगा, लेकिन यहां पर यह क्या हो जाएगा? क्योंकि एक्स एक्से के साथ है, तो हीमोफीलिया वाला भी है, बिना हीमोफीलिया वाला है। तो बिना हीमोफीलिया वाला लक्षण क्या हो जाता है? यानी ये वाला जीन जो है इस पर प्रभावी हो जाता है, लेकिन यहां पर ये वाई पर क्या हो जाता है? तो अगर एक समान व्यक्ति को हीमोफीलिया ग्रस्त स्त्री से या हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से विवाह होता है, तो कोई भी बालिका में जो है, कोई भी बालिका में, वैसे भी फीमेल बॉडी में हीमोफीलिया दिखाई आपको या प्रभावी नहीं होते हैं। तो इसका परिणाम यह होगा कि उसका 50% बालक हीमोफीलिया वाला होगा, अब 50% बालिका हीमोफीलिया का वाहक होगा। यह हीमोफीलिया का क्या हो गया? वाहक हो गया। तो अगर एक समान पुरुष की शादी हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से होती है, तो इसका आधा बालक हीमोफीलिया से ग्रसित होगा, आधा बालक हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं होगा। बालिका में आधा बालिका हीमोफीलिया का वाहक होगा, यानी अगले पीढ़ी में वो हीमोफीलिया को पहुंचाएगा, और आधा बालिका हीमोफीलिया का वाहक। तो इसका आंसर क्या देंगे? 50% मादा संतान सामान्य होंगे, बिल्कुल। 50% मादा संतान हीमोफीलिया के वाहक होंगे, बिल्कुल। 50% नर संतान हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे, बिल्कुल। अब 50% नर समान बिल्कुल सही होंगे। क्लियर? अगर किसी समान स्त्री का विवाह हीमोफीलिया से ग्रस्त पुरुष से होता, पुरुष हीमोफीलिया से ग्रस्त है। चलिए दोस्तों, ये हो गया फीमेल, हंसिए मत। और हीमोफीलिया से ग्रस्त पुरुष है, तो हीमोफीलिया का जीन किस पर? तो उससे उत्पन्न नर संतान। अब नर संतान जो उत्पन्न होगा, मेल जो उत्पन्न होगा, मेल पिता से क्या लेगा? अब माता से, मेल पिता से एक्स लेगा ही नहीं। अब मेल पिता से एक्स लेगा ही नहीं, तो हीमोफीलिया जीन मेल में आ पाएगा? यानी कि सभी मेल क्या होंगे? समान होंगे। सभी मेल क्या होंगे? समान होंगे, क्योंकि मेल को पिता का एक्स का जरूरी नहीं है, और जो हीमोफीलिया का जीन होता है वो एक्से पर होते हैं। तो कोई भी यहां पर मेल जो है हीमोफीलिया से ग्रस्त नहीं होंगे। फिर बालिका, आधा बालिका हीमोफीलिया का वाहक हो जाएगा। क्लियर? एक वर्धांत स्त्री की शादी, आए हल्ला काहे करते हैं? सवाल कैसे बन रहा जान रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? नहीं तो फिर रटना पड़ेगा। एक वर्धांत स्त्री की शादी, स्त्री वर्धांत तो हो नहीं सकता है, मतलब ये वर्धांता का वाहक होगा। फीमेल बॉडी में कलर ब्लाइंडनेस प्रभावी, वे अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे जिनको, लेकिन उस पर अप्रभावी ही रहेगा। तो ये वाहक होगा। तो कलर ब्लाइंडनेस स्त्री, स्त्री एक्स, और कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन भी किस पर रहता है? तो कोई एक एक्स पर होगा, और समान दृष्टि वाले यानी कि जो मेल है वो बिल्कुल सही। तो संतानों में क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, यह है फीमेल और यह है मेल। तो बालक, बालक पिता से क्या लेगा? वाई। माता से, तो या तो ये एक्स ले सकता है, या तो आधा बालक, आधा बालक कलर ब्लाइंडनेस वाला होगा, आधा बालक बिना कलर ब्लाइंडनेस वाला होगा।
क्योंकि देखिए आधे जाएगा, एक बालक में ये गया तो अगला बालक में कौन जाएगा, ये वाला जाएगा। तो बालक हो गया और उसको पिता से, अब बालिका की स्थिति देखिएगा तो बालिका भी दो प्रकार का होगा, एक्स एक्स या एक्स एक्स। तो क्या होगा, आधे बालक हीमोफिलिया से, सॉरी, आधे बालक कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित होंगे, आधे बालक को कलर ब्लाइंडनेस। अब बालिका में आधे बालिका कलर ब्लाइंडनेस के वाहक होंगे और जबकि आधे बालिका कलर ब्लाइंडनेस के वाहक। सवाल क्या पूछ रहा है, संतानों में क्या होगा, आधे पुत्र क्या होगा, सभी पुत्रियां वरदान तो हो ही नहीं सकती, वो हमेशा वरदानता के वाहक होंगे। सभी पुत्र वरदान नहीं होगा, आधा ही होगा, 50% होगा। आधे पुत्र वरदान बिल्कुल सही है, आधी पुत्रियां वरदान नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता। आधी पुत्रियां वरदानता के वाहक होंगे, वो उनमें वरदानता के लक्षण आएंगे नहीं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। क्लियर 109। चलिए, एक वर्धांत पुरुष का विवाह दूसरे वर्धान पुरुष के समान पुत्री से हुआ है। लीजिए, एक वर्धांत पुरुष है तो जीन तो किस पर होगा, और दूसरे वर्धांत पुरुष के समान पुत्री है समान। चलिए कुछ नहीं है इसको, तो संतानों में क्या होगा। चलिए अब बालक को पैदा करते पहले। बालक, हास्य मत, बालक में बालक पिता से क्या लेगा, तो बालक पिता से वाई लेगा तो उसको हीमोफिलिया होने की कोई चांस है नहीं, क्योंकि वो जीन एक्स जिस पर वरदानता वाला जीन है वो बालक लेगा ही नहीं, तो कोई भी बालक को वरदानता नहीं होगा। यानी बालक हो गया दोस्तों एक्स वाई या फिर एक्स वाई, कोई भी बालक को वरदानता बालिका पर आते हैं। बालिका में आपको दोस्तों माता से तो वो एक्स लेगा, पिता से भी वो क्या लेगा, तो पिता से हो सकता, पिता से वो एक्स लेगा, तो पिता से तो जो एक्स लेगा तो पिता में एक ही एक्स है, उस पर जीन है। तो कोई भी बालक किसी भी बालक को वरदानता नहीं होगा और सभी बालिका वरदानता के वाहक होंगे। कोई भी बालक को वरदानता नहीं होगा और सभी बालिका वरदानता के वाहक होंगे। क्या होगा, डी, कोई भी पुत्र वरदांत, जबकि आधी पुत्रियां वरदानता के, सॉरी सभी पुत्रियां वरदानता के वाहक होंगे। ए भी, पुत्रियां वरदांत होगा, वरदानता के वाहक न हो सकता है। पुत्रियां में प्रभावी नहीं होता है वरदानता, वे सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, वाहक होते हैं। ये बात जान लीजिए। एक वर्धांत पुरुष समान, एक वर्धांत पुरुष है वर्धांत, तो इस पर जीन मार दी है, एक्से पर न रहेगा, और महिला है सामान्य, महिला में वो जीन नहीं है। पुत्रों में तो पुत्र पिता से क्या लेगा, अब माता से, तो किसी भी पुत्र में वरदानता होगा, क्योंकि पुत्र पिता से एक्स लेगा ही नहीं। अब वरदानता वाला जीन एक्स पर रहता है तो 0%। पुत्रों में वरदानता होने का चांस कितना है, 0%। हीमोफिलिया एक आनुवंशिक बीमार है जिसमें मनुष्य में रुधिर जमने की क्षमता नहीं के बराबर होती है। रुधिर जमने की क्षमता नहीं के बराबर होती है। जब मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम में एक की कमी हो जाती है, तो एक की कमी होने से क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम। मान लीजिए कि मेल क्या होता है 44A प्लस XY, अब फीमेल क्या होता है 44A प्लस XY। मान लीजिए कि कभी कभी 44A प्लस X, एक X के साथ न तो Y आए और न ही दूसरा X आए, यानी 23वां जोड़ा में अगर एक ही X क्रोमोसोम हो और दूसरा हो ही नहीं हो और नहीं है तो उसके लिए हम 0 लिख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में ये बॉडी तो फीमेल होगा लेकिन कई लक्षण उसमें फीमेल के क्या होंगे, गायब होंगे। यहां कर जब द्विगुणित क्रोमोसोम में एक की कमी हो जाए, ठीक है, द्विगुणित क्रोमोसोम में एक की कमी हो जाए तो कौन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम होता है।
और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि 23वां जोड़ी गुणसूत्र में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसके साथ ना तो वाई रहता है ना ही, अब इसके साथ एक्स रहेगा तो ये फीमेल हो जाएगा, वाई रहेगा तो मेल, लेकिन एक्स के साथ अगर कुछ भी ना रहे तो ऐसे में फीमेल होगा, लेकिन ऐसे फीमेल में कई लक्षण फीमेल के क्या होंगे, गायब होंगे। खास करके इस फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरी तरह से क्या होगा, अभाव होगा, ऐसे फीमेल बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम को लिखते हैं 44A प्लस X0। टर्नर सिंड्रोम को क्या लिखते हैं, 44A प्लस। लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन होने पर या तो टर्नर सिंड्रोम हो सकता है या क्लाइनफिल्टर। लिंग गुणसूत्र को आप 23वां जोड़ा गुणसूत्र भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 23वें जोड़े गुणसूत्र में एक की कमी हो जाए तो क्या, एक की वृद्धि हो जाए तो, अगर 23वें जोड़े लिंग गुणसूत्र में एक की कमी हो गया तो कौन, और एक की अधिकता हो गया तो कौन। टर्नर को 44A प्लस X0। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि 44A प्लस XY होगा तो ये क्या होगा, मेलो। मान लीजिए कि कभी किसी कारणवश X के साथ एक Y है, लेकिन कारणवश एक X और इसके साथ आ जाए तो ऐसी स्थिति में ये मेल होगा, लेकिन ढेर सारे लक्षण उसमें फीमेल के विकसित हो जाएंगे। ठीक है, अगर 23वें जोड़ी गुणसूत्र में XY है तो मेल होगा, लेकिन किसी भी परिवर्तन के बाद अगर XY के साथ एक और X आ जाए तो ऐसी स्थिति में ये मेल होंगे, लेकिन कई सारे लक्षण 2X के कारण किसके आ जाएंगे, यानी मेल में ढेर सारे लक्षण फीमेल के। किन्नर समुदाय के जो लोग हैं वो यही क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के शिकार हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 44A प्लस X0 टर्नर सिंड्रोम, 44A प्लस XXY क्या, निम्नलिखित में कौन गुणसूत्रीय विकार ट्रायसोमी कहलाता है। ट्रायसोमी का मतलब होता है गुणसूत्र की संख्या बढ़ना। जब 46 गुणसूत्र में एक की बढ़ोतरी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, और यह डाउन सिंड्रोम में भी होता है, और डाउन सिंड्रोम में भी गुणसूत्र की संख्या 46 से बढ़कर कितना, और क्लाइनफेल्टर में भी गुणसूत्र की संख्या 46 से बढ़कर, लेकिन अंतर है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 23वां जोड़ा बढ़ता है जबकि डाउन सिंड्रोम में 21वां जोड़ा बढ़ता है। यानी कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का संबंध लिंग गुणसूत्र से है, जबकि डाउन सिंड्रोम का संबंध लिंग गुणसूत्र से नहीं बल्कि ऑटोसोम से है। और जब गुणसूत्र में एक की कमी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, मोनोसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, निम्नलिखित में कौन गुणसूत्रीय विकार मोनोसोमी, अभी तुरंत बताएं, मोनोसोमी कौन है, मोनोसोमी। निम्नलिखित में कौन सा टर्नर सिंड्रोम का लक्षण नारियों में पाया जाता है, बिल्कुल, लेकिन ऐसे नारियों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या होता है, अभाव होता है, यानी वे बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे समान जीवन जी सकते नहीं, समान जीवन नहीं जी सकते हैं, यही गलत है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का लक्षण पुरुषों में पाया जाता है, बिल्कुल, लेकिन ऐसे पुरुष में ढेर सारे लक्षण महिलाओं के आ जाते हैं। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या एक बढ़ जाता है, 21वें जोड़े गुणसूत्र में एक बढ़ जाता है, यानी गुणसूत्र की संख्या 46 से बढ़कर 47। तो ऐसे बच्चे सामान्य जीवन नहीं जी सकते, वो युवा अवस्था आते आते उसकी क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है। तो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे, एक तो उसको हमेशा सर्दी रहेगा, ठीक है, सब दिन नाक से बलगम निकालते रहेगा, और जैसे युवा अवस्था को प्राप्त करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। मानव कोशिका में मिलने वाले सभी 46 क्रोमोसोम के संपूर्ण डीएनए अनुक्रम का पता लगाने वाले मानव जीनोम प्रजनन की शुरुआत कब की गई थी, मानव जीनोम प्रजनन सन 1987 में की गई थी। गड़बड़क हो गया, और 19 का आंसर, और कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी नंबर सही नहीं है।
मानव जीनोम परियोजना देखे तो कब शुरू हुई थी? 1990 या 1987 में दिया हुआ है मानव जीनोम परियोजना। नोट्स में मानव जीनोम परियोजना के बारे में था। नया छोड़ दीजिए, नहीं हमको पता चल गया। और 1990 ही है। कब है? 1990। मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत 1990 में किया गया था। 21 मानव जीनोम परियोजना शुरू करने के पीछे किस लक्ष्य को ध्यान में रखा गया था? मानव कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए में अवस्थित सभी जीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। बिल्कुल, सभी डीएनए के निर्माण में लगे नाइट्रोजन, ये दोनों मानव जीनोम परियोजना जिसकी शुरुआत 1990 में हुई थी, उसके ये दोनों ही लक्ष्य थे। वरदान व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है और हरा रंग लाल दिखाई देता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रारंभिक विकास डॉक्टर एलेक जेफरी के द्वारा किया गया था। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के, और खासकर हिस्टोन प्रोटीन के। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग अपराधियों के पहचानने में, संदिग्ध माता पिता के बच्चे, मृत व्यक्तियों के नजदीकी, इन सभी कार्यों में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उपयोगी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए संरचना की समानताएं एवं विभिन्नताएं जिसके द्वारा सिद्ध किया जाता है, उस टेक्निक का नाम है साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। उसका नाम क्या है? साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। इसी टेक्निक के जरिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कार्यों को अंजाम दिया जाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? जीन के बारंबारता में निरुद्देश होने वाला परिवर्तन आनुवंशिक विचलन कहलाता है। मतलब बिना मेंडल के नियमों का पालन किए अगर जीन इधर से उधर हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक विचलन कहते हैं। मनुष्य में ए का मतलब ऑटोसोम, X0 मतलब ये असामान्य मादा होगा। ये टर्नर सिंड्रोम है ना, है ना? टर्नर सिंड्रोम मतलब मादा होता है लेकिन सामान्य नहीं होता है, और सामान्य होता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीनोम संबंधी आंकड़ों का संग्रह, ये तो जेनेटिक्स होगा। क्या होगा दोस्तों? जेनेटिक्स होगा। लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को जीन कहते हैं। मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में F2PD में लक्षण प्रारूपी 9:3:3:3:1। जीन की रासायनिक संरचना है डीएनए, और गुणसूत्र की रासायनिक संरचना डीएनए और प्रोटीन। ड्रोसोफिला में क्या होता है दोस्तों? नर में तो XY होगा, तो 6 ऑटोसोम प्लस XY। ड्रोसोफिला में 7 जोड़ा होता है, 7 जोड़ा होता है। कौन विकल्प सही नहीं है दोस्तों? प्रथम पीढ़ी को F1 कहेंगे। प्रथम पीढ़ी को क्या कहेंगे? या मेंडल ने प्रथम पीढ़ी के लिए कौन शब्द इस्तेमाल किए थे? F1 इस्तेमाल किए, तो डी सही है। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन सारे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ए होगा। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 का फेनोटाइप तो एक फेनोटाइप 3:1, जेनोटाइप 1:2:1। डीएनए का निर्माण डीऑक्सीराइबोस शुगर, फास्फोरस और नाइट्रोजन क्षार से होता है। न्यूक्लियोटाइड से तो इन सब का निर्माण होता है, तो इसका आंसर बी होगा, कंफ्यूज आइएगा नहीं। किसी जीव की जीनी संरचना उसका जेनोटाइप कहलाता है, और जो लक्षण बाहर से दिखाई देते हैं उसको फेनोटाइप कहते हैं। क्रोमोसोम के किस भाग पर क्रियाशील जीन पाए जाते हैं? यूकैरियोटिन पर। किस पर पाए जाते हैं? हाँ, याद रखिएगा इसको।
प्रत्येक जीन पर औसत नाइट्रोजन क्षार की संख्या कितनी होती है? 3000 होती है। डीएनए रिप्लिकेशन में किस एंजाइम की भूमिका? डीएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए से डीएनए बनने के लिए एक खास एंजाइम की जरूरी पड़ती है जिसको कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। वह एंजाइम जो डीएनए अणु को खंडों में काटता है वो है डीएनए जाइरेज। डीएनए को खंड खंड में काटने वाला एंजाइम कौन है? डीएनए जाइरेज। और डीएनए से डीएनए बनने में काम देने वाला एंजाइम कौन है? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए के एक चक्कर की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम। सेक्स क्रोमोसोम का खोज सबसे पहले हेनकिंग ने किया था। हेनकिंग के बाद मैकलंग ने किया था एक्स का, और पहला लिंग गुणसूत्र एक्स को ही खोजा गया था, इसीलिए इसका आंसर सी होगा यहां पर। वाई क्रोमोसोम का खोज किसने किया था? मॉर्गन ने किया था। एक्स का खोज पहले हेनकिंग ने, हैकिंग नहीं था, हेनकिंग नाम था, उसके बाद मैकलंग ने किया था। मेंडल किस देश का निवासी थे? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कार्य है संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना। इनमें से सभी। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण जीनों के सम्मिश्रण से भी होता है, क्रोमोसोम बदलाव से होता है, और जो ए में लिखा हुआ है वही बात बी में, सी में भी है। ठीक है, मिश्रण सम्मिश्रण एक दूसरे के पर्यायवाची है। जैसे स्वागत की जगह सुस्वागतम कर दीजिएगा तो उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। आनुवंशिकी निम्नलिखित में किसका अध्ययन है? मेंडल के नियमों का, आनुवंशिकता और विचरण का, डीएनए की। ये सबसे सटीक आंसर कौन है? बी, आनुवंशिकता और विचरण। और यहां पर विचरण का तात्पर्य विभिन्नताओं से है। ठीक है, अंग्रेजी रहता ना इसका, तो अंग्रेजी में लिखा रहता है जेनेटिक हेरिडिटी एंड वेरिएशन। कायिक विभिन्नता उपार्जित होती है, आनुवंशिक नहीं होती है। गुणसूत्रों के डीएनए के विशिष्ट भाग जो एक विशेष प्रकार के डीएनए का निर्माण करते हैं, यही जीन है, और यही जीन का एक आधुनिक परिभाषा है। मनुष्य में लाल हरी वर्धानता को प्रोटोनोपिया और ड्यूटेरोनोपिया दोनों कहा जाता है। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस जो लाल हरा से संबंधित है उसको इन दोनों नाम से जाना जाता है दोस्तों। लक्षण जिसके जीन एक्स गुणसूत्र पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? लिंग संलग्न रोग कहते हैं। लिंग संलग्न वंशागति की खोज किसने की थी? मॉर्गन ने की थी। किसने? मॉर्गन ने। एलोसोम होता है, एलोसोम एक प्रकार का, एलोसोम में लिंग गुणसूत्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? 22 जोड़ा को ऑटोसोम और 23वां जोड़ा को एलोसोम। 22 जोड़ा को ऑटोसोम और 23वां जोड़ा को एलोसोम कहते हैं। ये बताना भूल गए थे। प्लाज्मिड जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ है जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। प्लाज्मिड किसके आनुवंशिक पदार्थ है? जीवाणु के। मानव का इनमें कौन सा लक्षण आनुवंशिक नहीं हो सकता? इन्फ्लुएंजा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का कायिक विभिन्नताएं हो गए हैं। उसका कारण कोई जीन है, वायरस है इसका कारण, तो इसका आनुवंशिकता नहीं होगा। जंपिक जीन का खोज बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था, और इसका खोज उन्होंने मक्के के पौधे पर प्रयोग करके किया था। चलिए दोस्तों, समाप्त हो गया है। तो मिलिए नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ। अच्छा, 13 नंबर चैप्टर, ठीक है, 13 नंबर पर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 13 पर आकर तब 15 पर आएंगे। ठीक है, ऑनलाइन दोस्तों रविकांत कुमार 110 का देखिए, 110 क्वेश्चन है। 110 केडी यादव
110 110 एक बार देख लीजिए, सही है वो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।